नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो, हमेशा की तरह फिजिक्स पढ़ने के लिए उत्सुक हो। आइए बच्चों, एक नया टॉपिक आपको सिखाता हूँ। टॉपिक का नाम है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही धारावाही चालक तार पर बल। चालक तार पर बल बल कौन सा लगने वाला है? चुंबकीय बल। यानी मैंने बाह्य चुंबक क्षेत्र ले लिया और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक तार को रखा, तो उस चालक तार पर क्या होने वाला है, या क्या वो वहीं पर पड़ा रहेगा? देखिए, चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने के लिए या तो हम डॉट को यूज करते हैं या क्रॉस को यूज करते हैं। सपोज मैंने एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लिया, तो ये क्रॉस क्रॉस को क्या बता रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर। अब ये मेरे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर मैंने एक चालक तार को रख दिया है। दोस्तों, जैसे चालक तार मैंने एक इस प्रकार एक रख दिया है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, इस चालक तार को रखने पर इसके साथ क्या होने वाला है? क्या ये यहीं पर रहने वाला है? क्या ये यहां से दूसरी जगह जाने वाला है? क्या ये घूमने वाला है? यानी ऐसा क्या होने वाला है वो हम अब जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें कि जो चालक तार है, माना चालक तार की लंबाई स्मॉल एल है तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल ए है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में रखा जाता है तथा चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या प्रति एकांक आयतन, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व स्मॉल एन है, तब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाएगी? मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आवेश घनत्व गुणा आयतन। तो आयतन कितना हो जाएगा बच्चों? एन गुणा ए एल, जो हम पहले से पढ़ के आए थे। अब आवेश की संख्या हमारे पास आ गई। माना आवेश क्या हो? क्यू हो। आवेश क्या हो? क्यू हो। तो आवेश क्यू हो तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? आवेशों की संख्या गुणा आवेश। कुल आवेश क्या हो जाएगा? एक आवेश का आवेश दे रखा है और इस आवेशों की संख्या दे रखी है, तो सब आपस में क्या कर दो, दोनों को गुणा, तो कुल आवेश आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ कुल आवेश कितना आ जाएगा? यहीं रख देता हूं मैं, एन ए एल इंटू क्यू। ये कुल आवेश आ गया, इसको आप क्यू नेट बोल देना। क्यू कुल, इसको समीकरण 1 बोल दिया। चूंकि आवेश क्यू नेट पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल क्या होगा? एफ एम, आवेश गुणा आवेश का
वेग, और आवेश का वेग यहाँ क्या माना जाता है, अपवावेग, अपवावेग vd, और चुंबकीय क्षेत्र b। आवेश की मात्रा कितनी है दोस्तों, और अपवावेग को हम मान के चलते हैं कि वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो अधिकतम मान मिलेगा, तो Fm मैक्सिमम कितना मिलेगा, हम मान के चल रहे हैं कि Vd किसके समांतर लंबवत है, B के लंबवत है, तो इसको हमें क्यू नेट कितना है, N A L, एक बार लंबवत मत लेना, चलो कॉमन कंडीशन के लिए ले लेता हूं मैं, लंबवत लास्ट में कर लेंगे इसको। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, NaL Q Vd वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो विद्युत धारा होती है, चालक में विद्युत धारा कितनी होती है बताइए, चालक में विद्युत धारा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान I बराबर क्या होता है, N Q V D इंटू A। NeAVD पड़ी थी ना वहां पर, यानी इलेक्ट्रॉन था तो इसलिए हमने इसको E बोल दिया था, NeAVD, ठीक है। अब यहां वाला फॉर्मूला देखो, इसमें Na भी है, आवेश Q भी है, और Vd भी है, इस पूरे की जगह क्या लिख दूं मैं, I, तो ये क्या बन जाएगा, Fm वेक्टर वेक्टर वेक्टर, क्या बन जाएगा दोस्तों, इसकी जगह तो लिख दूं मैं I, और L वेक्टर है तो ये चला जाएगा अंदर, और B वेक्टर क्या है, विद्युत धारा की दिशा हमेशा किधर होती है, उसके L वेक्टर की दिशा में, जिधर वो तार की लंबाई है। तो उस तरह से हमारे पास एक चुंबकीय बल का दो सूत्र आ गए, एक तो आ गया F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, यदि आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो बल ये लगेगा, और यदि तार को विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो बल ये लगेगा। ध्यान रखना, दो सूत्र है हमारे पास बल के, चुंबकीय बल के दो सूत्र है कि यदि हम आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्यू वी क्रॉस बी, और यदि चालक तार को रखते हैं तो आई एल क्रॉस बी, क्योंकि चालक तार में हमें विद्युत धारा दी गई होगी, विद्युत धारा का मान रखेंगे, लंबाई रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रखेंगे, बल का मान आ जाएगा। कर लोगे, चलो तो इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो बच्चों देखे, यहाँ पर हम जैसे इसको संक्षिप्त में भी लिखना चाहें, आगे आपके न्यूमेरिकल जो काम, न्यूमेरिकल में यदि कोई फॉर्मूला काम में लेना चाहते हो, यदि इसको अच्छे से समझना चाहते हो तो नोट और लिख लो। जैसे यदि Q आवेश को B चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण पर गति कराएं, तब चुंबकीय बल कितना था बच्चों बताइए, तब चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना निकल के आया था, तब चुंबकीय बल Fm बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, तथा यदि चालक तार को रख दें, यदि चालक तार को रख दिया जाए, चालक तार, और उसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो धारावाही चालक तार, है ना, इसको मैं क्या लिख दूं, धारावाही चालक तार। धारावाही चालक तार रखने पर चुंबकीय बल, आवेश की जगह अब क्या रख दिया मैंने, धारावाही चालक तार, तब चुंबकीय बल का मान क्या आया, आई एल क्रॉस, ठीक है। यहां कोण की जरूरत नहीं है भी, क्योंकि कोण इसके अंदर ही आ जाएगा। यदि आवेश Q को चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति कराए, v वेग से गति कराए,
तब उस पर चुंबकीय बल का मान क्या होगा, क्यू वी क्रॉस बी। और यदि यहां तो आवेश को लेकर आ रहे थे, आवेश को गति करा रहे थे, यहां किसको गति करा रहे, यहां गति नहीं करा रहे, यहां पर हम चालक तार को सिर्फ रख रहे हैं और इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ही क्या होगा, उस पर बल लगेगा। बल लगेगा मतलब कोई भी वस्तु उस पर बल लगता है, मैंने उसके ऊपर बल लगाया, ये क्या हुई, विस्थापित हुई। तो आवेश को रखा तो एक जगह से दूसरी जगह गया, यदि तार को रखा तो वो भी चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक जगह से दूसरी जगह गया। चुंबकीय क्षेत्र में अब आप ऐसे ना लेके चले कि आवेश को मैंने चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कराया, आवेश को गति कराई, तो कहने का मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को गति कराने पर उसकी गति प्रभावित होती है। सीधी सी बात ये, यानी उसका वेग या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा या वो घूम जाएगा, कैसी भी स्थिति होगी, यानी उसके वेग में परिवर्तन होने वाला है। कब, जब उस आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। ऐसे ही यदि हम आवेश की बजाय एक चालक तार को रखेंगे और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। वो जहां पर रखा हुआ है यदि उसके पास चुंबकीय क्षेत्र है तो उस चालक तार में वो उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देगा, उसको विस्थापित कर देगा। तो दोनों ही स्थितियों में हम ये सब सीखते हैं। आइए एक नया टॉपिक सीखते हैं और बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट नियम। प्यारे बच्चों, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओरस्टेड के प्रयोग में हमने जाना था कि ओरस्टेड सर ने बताया कि किसी चालक तार में किसी बैटरी की मदद से, बाह्य स्रोत की मदद से यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब क्या होता है, वो चालक तार अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न कर लेता है बच्चों, वो चालक तार अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी हमें नहीं मालूम, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा वो भी नहीं मालूम। तो आपको मालूम क्या है, आप हमें मालूम है कि उस चालक तार में यदि विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ही होगा। ये किसने बताया था, ओरस्टेड ने बताया था। कब बताया था, 1820 ईस्वी में बताया था। तो क्या ये चुंबकीय क्षेत्र हमारे लिए काम का है, बिल्कुल सर, बहुत काम का है, बहुत जगह हम इसको यूटिलाइज करते हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र को हम बहुत जगह यूटिलाइज करते हैं, इससे हम एक चुंबक बना सकते हैं। आजकल जो हमारे पास मार्केट में चुंबक उपलब्ध है, घर पे आप एक डोर बेल लगाते हो, डोर बेल में आपको एक घंटी सुनाई देती है, जैसे ही स्विच ऑन कर दिया जाता है वो घंटी बजने लगती है। उसके अंदर ऐसा क्या होता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, विद्युत चुंबक होती है। वो क्या करती है, उस घंटी के लिए, यानी एक साइकिल की घंटी समझिए आप, साइकिल के एक ऊपर एक कप होता है और उस कप से लगातार एक ऐसे कोई धातु का टुकड़ा लगातार हिट करे तो घंटी बजना शुरू हो जाएगी, यानी उससे एक ध्वनि बनेगी। तो ध्वनि बनाने के लिए यानी लगातार उसको हिट करने की आवश्यकता है, तो यहाँ पर एक विद्युत चुंबक लगा दी जाती है और उसकी आवृत्ति जो है वो अपने जो विद्युत आवृत्ति है इसके बराबर है, यानी 50 हर्ट्ज है। तो वो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से लगातार टन 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 इस तरह से आवाज करती रहेगी, यानी चुंबकीय बल लगातार वहां पर लगता रहेगा और उसके कारण हमें वो आवाज सुनाई देती है। तो उसका काम भी, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है वो उसी का काम ये होता है। ऐसे ही दोस्तों प्रयोगशाला के अंदर भी विद्युत चुंबक का काफी इस्तेमाल किया जाता है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं, यानी हमें वहां मैग्नीशिया कंट्री में नहीं जाना पड़ेगा, वहां से हमें मैग्नेट नहीं लानी पड़ेगी, उस टुकड़े को नहीं लाना पड़ेगा, हम खुद भी मैग्नेट बना सकते हैं और उस मैग्नेट को हम यूज कर सकते हैं। उस मैग्नेट का इस्तेमाल हम काफी जगह करते हैं। जैसे सीधी सी बात है, आपको एकदम सुंदर सा अच्छा सुहावना सूदिंग म्यूजिक सुनना हो तो दोस्तों आप क्या करते हो, मोबाइल को चलाते हो, आप गाने सुन लेते हो। गाने साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, ध्वनि कैसे बनती है, तो आपने देखा होगा बड़े बड़े स्पीकर भी होते हैं और स्पीकर से भी बहुत अच्छा, डीजे पर आप डांस करते हो तो डीजे से साउंड कैसे आती है, उसमें बेस कैसे आता है, तो वो वहां पर उसके लिए वहां स्पीकर लगाते हैं। तो स्पीकर में आपने देखा होगा पीछे क्या लगी रहती है, मैग्नेट लगी रहती है। तो ये सारी की सारी जो मैग्नेट बनती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी लगाते हैं हम और परमानेंट मैग्नेट भी लगाते हैं। फेरस कोबाल्ट और निकल की बनी हुई मैग्नेट भी लगाते हैं। तो अब हम सीखने वाले हैं कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो कौन बताने वाला है, बायो तथा सावर्ट, बायो सावर्ट का नियम। दोस्तों बायो सावर्ट के नियम की सहायता से
हम क्या जानने की कोशिश करने वाले हैं? हम ये जानने की कोशिश करते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था कि ओरेस्टेड ने ये नहीं बताया था कि एक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता, मान नहीं बताया था, चुंबकीय क्षेत्र होता है, प्रभाव होता है, ये बताया था। ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कमी तो हर इंसान में ढूंढी जाती है जिसके अंदर कुछ खूबियां होती है, जिसमें सारी की सारी कमियां, उसमें कौन कमी ढूंढने की कोशिश करेगा? जिसमें खूबी होती है उसके अंदर कमी ढूंढने की कोशिश की जाती है। तो ओरेस्टेड के प्रयोग में क्या कमी थी? कमी ये थी कि उसने चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं बताया था। हमारे दिमाग में ये कमी खिलती है कि यार ओरेस्टेड बता देता तो बायो सावर्ट को आने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं दोस्तों, ओरेस्टेड ने बहुत कुछ बताया था, उनके कंट्रीब्यूशन को भुलाया नहीं जा सकता। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया के अंदर, इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हो रही है उस फिनोमेना के बाद। हमारे घर पर पंखा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बल्ब जल रहा है, ये सारा का सारा खेल, हर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जो चल रहा है, यदि ये घटना घटित नहीं होती तो हम ये नहीं चला पाते, जनरेटर का आविष्कार ही नहीं होता, ये समझ लीजिए आप। तो कहने का मतलब है बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है? इस नियम की मदद से हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम की सहायता से धारावाही चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती तथा तार से दूरी तार से बिंदु की स्थिति सदिश आर व रैखिक घटक डीएल सदिश के मध्य के कोण की ज्या के समानुपाती वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी मेरे पास एक तार है और इस तार में मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जो डीएल है, इसकी दिशा ये है, विद्युत धारा की दिशा में होती है। इससे मैंने एक स्थिति सदिश बना लिया आर सदिश। यहाँ पर मेरे को यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा गया है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र का मान इन दोनों के बीच की कोण की ज्या, और कोण की ज्या को क्या बोलेंगे? साइन थीटा। तो आप देखो एक एक चीज लिखते जाओ। पहली बात क्या कहता है कि इसमें प्रवाहित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मान, माना डीएल एलिमेंट के कारण यहाँ पर डीबी होता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है? तो डीबी सदिश किसके समानुपाती होगा? अल्पांश के कारण
यहां लिख लेना, अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB सदिश किसके समानुपाती होगा? ये सबसे पहली बात कहोगे आप I dl सदिश के समानुपाती। ये dB सदिश दोनों के बीच की जो कोण है उसके ज्या के समानुपाती। यह dB सदिश दोनों के बीच की दूरी, बिंदु के बीच और dl के बीच की दूरी का जो है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ सदिश लिखने की आवश्यकता नहीं है, या मापांक लिख लेना। अब यदि इन तीनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? dB सदिश, इसका मापांक ले लेना भाई, तो ये क्या हो जाएगा? IDL लिख लेना। फिर ये हो जाएगा IDL साइन थीटा बट्टे R स्क्वायर। जैसे ही समानुपाती चिन्ह यहाँ से हटाया जाता है बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा? dB सदिश का मापांक बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई, एक नियतांक यहाँ पर म्यू नोट बटा 4 पाई आता है, IDL साइन थीटा बटे R स्क्वायर। ये रहा एक चुंबकीय क्षेत्र का मान का फॉर्मूला, जो हम यदि किसी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले में हम म्यू नोट की वैल्यू रखेंगे, जहां म्यू नोट क्या एक चुंबकीय पारगम्यता नियतांक है, और इसका मान कितना होता है? 4 पाई गुणा 10 की घात -7। ठीक है, 4 पाई गुणा 10 की घात -7। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? टेस्ला गुणा मीटर स्क्वायर, टेस्ला गुणा मीटर स्क्वायर प्रति आ जाएगा यहाँ पर एम्पियर गुणा मीटर, एम्पियर गुणा मीटर, तो ये हो जाएगा टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर। ठीक है, अब इसका मान जो है वो भी मान तो ये आपको याद रह जाएगा। ठीक है, हाँ ये सब। अब आपसे पूछा जाए कि इसका सदिश रूप और बताइए, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सदिश राशि होती है, तो इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा? सदिश रूप बायो सावर्ट नियम का क्या है? आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, बायो सावर्ट नियम का सदिश रूप। और बच्चों सदिश रूप बोला जाए तो क्या बोलोगे? सदिश रूप में आ जाएगा dB सदिश, मापांक कट जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? म्यू नोट बटा 4 पाई नियतांक है, ऐसा कैसा रहेगा? साइन थीटा जो है वो क्या बदल देगा? IDL सदिश, DL के ऊपर सदिश लगेगा, I के ऊपर कभी भी सदिश नहीं लगेगा, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और ऊपर लगेगा R सदिश बट्टे क्या आ जाएगा? 4 पाई R क्यूब। ये यहाँ पर सदिश मान आ जाएगा, ये सदिश रूप है। ये कैसे बनाया होगा? देखो यहाँ पर इसकी दिशा क्या होगी? यहाँ पर इसकी दिशा ऐसे होती है, तल के लंबवत अंदर की ओर, और इसको मैं आर कैप बोल दूं, और आर कैप की दिशा डीएल और आर कैप की जो दिशा है, यानी डीएल की दिशा ये, आर की दिशा वो, दोनों को इस तरह से गुणा करते हैं, तब जाके हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिलती है। यानी यहाँ या तो आर कैप लिख दो, नीचे आर स्क्वायर कर देना, या यहाँ क्या कर दोगे? यहाँ आर सदिश लिखोगे तो नीचे आर क्यूब कर देना, है ना? क्यों? क्योंकि आर कैप का मान कितना होता है? आर सदिश बटे आर सदिश के मापांक का मान। ठीक है, तो यहाँ आर कैप लिखोगे तो यहाँ केवल क्या आ जाएगा? नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आर कैप हो जाएगा। ठीक है, यदि देखो इसका दूसरा रूप भी आपको मैं लिखा दूं, जो भी आप याद करना चाहते हो, अथवा या डीबी सदिश म्यू नॉट बट्टे 4 पाई आई डीएल सदिश क्रॉस आर कैप बटे आर क्यूब। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है बच्चों।
इस दोनों की मदद से। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा। बताइए बायो सावर्ट नियम क्या है बच्चों? तो बायो सावर्ट नियम का सदिश रूप क्या है? वो तो ये है। और नियम क्या है? ये चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती तथा विद्युत धारा तथा इसके बीच में बना हुआ कोण की ज्या साइन थीटा के समानुपाती, और साथ ही साथ इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसने सिद्ध किया? इसने बहुत सारे प्रयोग किए। किसने? बायो और सावर्ट, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर। और उन्होंने हमें क्या बतलाया? उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का मान बतलाया। कितनी बड़ी बात है कि उस तार के पास चुंबकीय क्षेत्र कितना ज्यादा होगा या कम होगा, उसका मान कितना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र का मान किसने बतलाया था? उसको आसान तरीके से निकालने के लिए हमारे पास कौन आए थे? गाउस सर। गाउस सर ने बताया था कि 11,000 वोल्टेज का तार कितना खतरनाक है, और उससे भी खतरनाक है 1,32,000 वोल्टेज का तार। यदि हमें उसका मान मालूम नहीं होता, बताओ, कुलाम लो ने कुलाम से बताया कि फोर्स इतना, बल इतना लगता है, और फिर उससे हमने गाउस की मदद से डिफरेंट जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आवेश का वितरण है, उसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, विद्युत क्षेत्र फाइंड आउट किया था। तो कहने का मतलब वो विद्युत क्षेत्र कितना ज्यादा है, ये सब पता करना है तो हमें गाउस नियम की मदद ली थी। तो 1,32,000 वोल्टेज के हम पास में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके दूरी जैसे जैसे पास में जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाता है, वो उतना ही खतरनाक साबित होता जाता है। तो वहां पर हमें जैसे विद्युत क्षेत्र का मान मिला था, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी हमें चाहिए, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र भी हमारे लिए खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है ये। अरे तो इसको भी हमें विशेषकर ध्यान रखना है। जैसे आपको एक बात बताऊं, अभी हाल ही में एक घटना घटित हुई थी यूरोप के अंदर, कौन सी कंट्री में हुई जो मुझे ध्यान नहीं है, पर न्यूज में आया था काफी कि एक लेडीज ने एमआरआई कराया, और एमआरआई कराया तो वहां पर एमआरआई कराने जब गई तो वो अपने जो कान का जो बाली होती है उसको निकालना भूल गई, और कान की बाली को निकालना भूल गई। उसकी वजह से वो क्या, एक धातु है, और उस धातु को वहां चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, उसने उसको चिपका लिया, और चिपका लिया तो उसकी डेथ हो गई अंदर, एमआरआई के अंदर, मशीन के अंदर डेथ होगी। इतनी खतरनाक होती है चुंबकीय क्षेत्र, बड़ा खतरनाक है। एक बार चिपक लेता है ना चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके पास में आप कोई लोहे जैसी वस्तु लेके जाते हो तो उसको वो अच्छे से चिपका लेगा, अब उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। चुंबक के बीच में यदि आप हाथ दे तो हाथ के टुकड़े टुकड़े कर देगा, इतनी शक्तिशाली चुंबक होती है। वहां चुंबकीय बल लगेगा, सीधी सी बात है, और बल लगेगा, बल तो किसी भी प्रकार का सारे खतरनाक है, चाहे विद्युत बल हो, चुंबकीय बल हो, यांत्रिक बल हो, कोई से भी बल हो, सारे बल खतरनाक होते हैं। उनकी मात्रा जो है ज्यादा है तो वो खतरनाक है, सीधी सी बात है, समझ रहे हो। तो ऐसी ट्रेजेडी भी हो जाती है, तो इसलिए हमें इसका मान मालूम होना चाहिए कि ये कितना खतरनाक है, यानी कितनी मात्रा इसकी ज्यादा है। मात्रा हमें मालूम है तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो आइए इस पर आधारित हम कुछ अनुप्रयोग करेंगे, यानी हम चुंबकीय क्षेत्र के मान निकालेंगे। किस प्रकार हम चुंबकीय क्षेत्र के मान निकाल सकते हैं अलग अलग, जैसे कोई तार के अंदर है, कोई कुंडली के अंदर है, कुंडली के अंदर प्रवाहित तार के अंदर यदि विद्युत धारा है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, उसके केंद्र पर कितना होगा, केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर कितना होगा, दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, ये सारे के सारे जो सिस्टम है वो हम जानने वाले हैं इसी लेक्चर के अंदर। तो बच्चों हमने देखा कि एक धारावाही चालक तार है। धारावाही चालक तार मीन्स एक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसका मान कितना होगा उसको हमने सदिश रूप में देखा। इसके लिए सदिश रूप में हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। आर कैप लिखेंगे तो आर कैप अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, और आर कैप नहीं लिखेंगे मीन्स आर वेक्टर लिखेंगे तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर की घात 3 आ जाएगा। अब दोस्तों जैसे यदि हम यहाँ पर कंडीशन लगाना चाहिए, जैसे हमारे पास वो मान था और डीबी कितना आया था, जैसे इसको अदिश रूप में बात करें यानी केवल मैग्नीट्यूड दिशा की बात नहीं करें तो कितना आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, ये था ना। अब थीटा की वैल्यू यदि 0 हो तो बताइए साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। और 0 का मतलब क्या है, यदि एक तार है इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और ये इसके दूरी है, ये कोण 90 डिग्री है, तब तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, अधिकतम। और ये भुजा सिमट के इसके पास आ जाएगी, यानी ये बिंदु P जो है वो इधर घूमकर थीटा 0 पर आ जाए, यानी 0 का मतलब यहां पर आ जाए, और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। यानी इस चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा, परंतु
जैसे जैसे इससे हम दूर जाते हैं, किसी कोण पर जाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें मिलता है। साथ ही साथ दूरी का मान यदि बढ़ता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने लगता है। ठीक है, यहां से हमारे पास 2-3 बात आती है। विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। ठीक है, कोण बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, और कोण घटेगा, 0 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। समझ रहे हो, ये कुछ कंडीशन है, स्थितियां हैं। यानी आप स्थिति लिखना चाहो तो लिख लो, स्थिति। स्थिति कंडीशन क्या है, यदि dl तथा r के मध्य कोण थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री हो, तो सॉरी इसका मान कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और यदि कोण कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री हो जाए तो dB का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम। सॉरी, dB का मान हमें अधिकतम मिलने वाला है। आइए इसकी एक एप्लीकेशन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। एक कुंडली है, आप सभी ने बहुत सारी कुंडलियां देखी होगी कि हम क्या करते हैं, तार का घेरा बना लेते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि एक पंखा चलता है तो पंखे की जो मोटर होती है, और या कोई अपने पानी को ऊपर की ओर टंकी में चढ़ाने वाली जो मोटर होती है, उसके अंदर की जो वायरिंग होती है उसमें क्या होता है, तार का एक घेरा होता है। तार के ऐसे घेरे बने होते हैं ना, ठीक है। तार के घेरे को क्या बोलते हैं बच्चों, कुंडली बोलते हैं। कुंडली, ये हाथ देखने वाली कुंडली नहीं है, ये अपने फिजिक्स वाली कुंडली है। यानी इस कुंडली की सहायता से हम बहुत सारे काम करते हैं। तो हम तार की एक कुंडली बनाते हैं, तार का एक घेरा बनाते हैं। ये बड़ा घेरा बना लिया। अब ये तार का घेरा मैंने ऐसे रखा है, जैसे एक घेरा तो ऐसे बना, ऐसे भी बना सकता था मैं, पर मैंने ऐसे तो ऐसे समतल में रखता है इसको, पर मैं समतल में रख कर मैं इसको ऐसे रख रहा हूं। इससे इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इसका केंद्र ये है सेंटर, और इस केंद्र से गुजरने वाली इसकी क्या है, ये अक्ष है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं जैसे एक गाड़ी का पहिया है, उस पहिए से क्या जा रही है, एक रोड जा रही है जिसके ऊपर वो टायर टिके होते हैं, जिसकी वजह से वो घूमते हैं। तो ऐसा है, ये समझ लीजिए। और ये इसका केंद्र है, ये कुंडली का क्या है, केंद्र है। और इसकी त्रिज्या मैं मान के चलता हूं कैपिटल आर है, कैपिटल आर। ठीक है, इसके केंद्र से एक्स दूरी पर मुझे सपोज चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यानी यहां पर कोई पॉइंट है P, पॉइंट P पर मुझे क्या ज्ञात करना है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। तो मुझे क्या करना होगा, यानी इस कुंडली में यदि विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, आपसे पूछा गया है बताइए धारावाही लूप पास के कारण उसकी अक्ष से अक्ष दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टॉपिक का नाम क्या होगा, धारावाही लूप पास या कुंडली, कोई से भी नाम आ जाए आप यही लिख के आओगे। लूप भी कह सकते हैं, इसे पास भी कह सकते हैं, इसे कुंडली भी कह सकते हैं। ठीक है, कि अक्ष पर इसकी अक्ष कौन सी होगी, जो इसके केंद्र से गुजरेगी। ठीक है, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बार आया बच्चों। आप पिछले पेपर उठा के देखना, पर इसको समझने में भी आपको थोड़ा सा पसीना आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझने के लिए भी थोड़ा सा आपको ताकत लगानी पड़ेगी। इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। यदि किसी कुंडली में विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, या किसी तार में इस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, दिशा बताने के लिए हमारे पास दो नियम होते हैं, एक बाएं हाथ का नियम, एक दाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ का नियम अपना स्क्रू गेज टाइप का है। यानी एक स्क्रू को यदि पेंच को हम दीवार के अंदर कसते हैं तो क्या करना पड़ता है, अपने को राइट हैंड साइड में मोड़ना पड़ता है, ऐसे घुमाना पड़ता है। ऐसे घुमाते हैं तो ये अंदर की ओर धंसता है। ऐसा ही सेम टू सेम खेल है। यानी इस अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में रखो और इसको हाथ को घुमाओ, हाथ को ऐसे घुमाओ, हाथ को घुमाओ, घुमाइए, सारे घुमाइए। आप जो भी मेरे को देख रहा है सारे घुमाइए ऐसे अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में। जब तक प्रयोग नहीं करोगे, 10वीं क्लास में आपने काफी किया है, परंतु आप शर्मा शर्मी में रह गए, आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मालूम नहीं पड़ी। मेरे प्यारे दोस्त,
आपने 10th क्लास में पढ़ी है पर आपको आती नहीं है ना, क्योंकि आपको शर्म आती थी क्लास में हाथ घुमाने से। अब हाथ घुमाना ही पड़ेगा। अंगूठे की दिशा में, विद्युत धारा की दिशा में रखने पर अंगूठे को, आपकी ये अंगुलियां ऐसे घूमती है कर्ली, ये किसकी दिशा को बतलाती है मेरे दोस्त? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलो आपको पहले मैं ये लिखा दूं, उसके बाद में ये कर लेना। पहले यदि आपने ये टॉपिक नहीं लिखा है तो आप पहले ये लिख लो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के 2 नियम होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम, 2 नियम होते हैं बच्चों। एक होता है दाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ का नियम। दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है कि अंगूठे को धारा की दिशा में रखने पर जो अंगुलियां घूमती है वो किसकी दिशा को बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। सिंपल सा है, लिख लेना। अंगूठे को दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिने हाथ के अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में रखने पर अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। धारा की दिशा में घूमती हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, ये समझ लीजिए आप, इसको आपको आता है, ये नियम आपको आता है तो बच्चों ये चैप्टर आपको आता है, ये समझ लेना। चुंबकीय क्षेत्र वाले में दिशा इतनी महत्वपूर्ण है, दिशा का ज्ञान नहीं है तो टॉपिक बहुत सारे आपके गलत हो जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती हैं। यानी इस हाथ को मैं घुमाऊं, अंगुलियां जैसे घूम रही है, ये अंदर की ओर जा रही है, ये इधर बाहर की ओर आ रही है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर, यहाँ तल के लंबवत बाहर की ओर। तो लिख लेना ऐसे, यहाँ क्या लिखोगे? तल के लंबवत। तल यानी समतल, समतल यानी ये आपको दिख रहा है ना, ये बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये एक तल है, और इस तल के अंदर आप कॉपी के अंदर लिख रहे हो ना अभी, तो कॉपी के अंदर आप बॉल पेन ऐसे टिका रहे हो, तो ये आपका तल हो गया। और इस तल में आप यदि विद्युत धारा, ऐसे कोई तार पड़ा है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, तो आप क्या कहोगे? तल के लंबवत अंदर की ओर, कागज के तल के नीचे की ओर जा रही है ना। अब यहाँ तो नीचे की ओर, यहाँ ऊपर की ओर, तल के लंबवत नीचे की ओर, यानी तल के हमेशा क्या है? लंबवत होगी, और यहां बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर, ऐसे लिख लेना पूरा का पूरा, तल के लंबवत बाहर की ओर। हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार बता सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होती है? नॉर्थ से साउथ। चुंबक की बात करें तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। ठीक है, ये हो गया हमारा दाहिने हाथ का नियम। अब दूसरा है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग ने बाएं हाथ का नियम काम में लिया, और ये बच्चों ये मुश्किल वाला है, इससे आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। स्क्रू का नियम भी सेम ही है, पेंच का जो नियम है वो भी ऐसा ही है। पेंच कसते ना ऐसे, तो पेंच अंदर की ओर दस रहा है वो विद्युत धारा की दिशा, और घूमता है वो किसकी दिशा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो बाएं हाथ के नियम में थोड़ा सा आपका झोल है। देखो ये ऐसे बनाइए, सारे हाथ को ऐसे बनाओ, अंगूठा ऐसे, और ये बंदूक बनाओ ऐसे, ऐसे बंदूक बनाते हो ना अपने दोस्त को डराने के लिए आप। अब आप एक अंगुली ऐसे और बना, इसको भी निकाल लो आप। अब ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर होने चाहिए। ये है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम।
अब इसमें आपको ट्रिक सिखाता हूं, आप फटाक से याद कर सकते हो। 9th 10th क्लास में पढ़ के आए पर आपको याद नहीं हुआ ना, पक्का नहीं हुआ ना, अब देखो याद होगा कितना आसान तरीके से। देखिए सबसे पहले तो ये बताइए, आपको चुंबकीय बल का सूत्र मालूम है? एक तार है और उस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय बल का सूत्र क्या पढ़ के आए? अभी बताइए, अभी पढ़ के आए थे हम। Fm बराबर आई एल सदिश गुणा, अब L और B सदिश दोनों एक दूसरे के लंबवत है। L की दिशा विद्युत धारा की दिशा होती है, B की दिशा, इस वाले नियम का सदुपयोग करेंगे, नहीं तो ये याद नहीं होगा हमारे, ध्यान रखना। इस वाले नियम का हेल्प लेनी है, इस नियम को पहले काम में ले लेना, फिर इसमें अपने दिशा याद हो जाएगी। कौन सा ऐप बताएगा, कौन सा बताएगा? जैसे मैं पहले तीनों को ऐसे बता देता हूं, ये अंगूठा, ये मेरा ये अंगुली और एक अंगुली इधर चली जाएगी, तो ऐसे कर देता हूं मैं इसको। तीनों लंबवत तो आप कार्तीय निर्देशांक पत्ती में अपने ऐसे तो करते हैं, ये रहा, ये आप समझ लीजिए क्या है, ये ऐसे है, ये अंगूठा हो गया और ये अंगुली होगी, ठीक है, फर्स्ट नंबर, ये अंगुली सेकंड नंबर, सॉरी अंगुली ये फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। इनका नाम भी दे देते हैं ना, तर्जनी और मध्यमा। ये मध्यमा है, ये तर्जनी। अब देखिए दोस्तों, अब क्या होगा, आप यहां से बताइए, एक तो बल की दिशा होगी, एक विद्युत धारा की दिशा होगी, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इन तीनों में से एक तो क्या होगा, बल होगा, एक विद्युत धारा की दिशा, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब यहां से विद्युत धारा की दिशा और बल की दिशा तो याद कर सकते हो ना, तीसरी दिशा किसको बताएगा? बल की दिशा बताएगा। यहां से ट्रिक निकालो, देखो क्या कहता है, यदि धारा की दिशा इधर होती, इस अंगुली की तरफ, इस तरफ होती, यदि अंगूठे को मैंने इधर रख लेना होता तो वो क्या बताती? ये किसकी दिशा को बताती? ये धारा की दिशा होती तो ये किसको दिशा बताती? ये वाली। धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है, और दोनों को एक दूसरे से आप ऐसे कर सकते हो, ये वाले में देखो, धारा की दिशा और ये और ये एक दूसरे के लंबवत है, ध्यान रखना, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। आई एक भुजा है तो दूसरी भुजा क्या बन जाएगी अपनी? बी बन जाएगी, है ना। तो यदि मैं आई इधर लेता हूं, यानी इसको मैं क्या बोल देता हूं? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के लंबवत ऐसे घुमाएंगे ना हाथ, ऐसे घुमाएंगे तो या तो नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ निकल के आएगा। और बताओ ये दिशा कौन सी बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको मैं क्या बोल दूं? बी सदिश। तो ये क्या बताएगा? और अब इसका दूसरा तरीका भी है, ऐसे घुमाओ, जैसे आपने कमरे के कोने को देखिए, आप ऐसे ही ये आप हमेशा देखो, इन दोनों को क्रॉस करो, एल क्रॉस बी। एल ये है यानी आई क्रॉस बी, आई क्रॉस बी करोगे तो इधर ही जाएगा ना, आई क्रॉस बी। इससे घुमाकर इधर गए तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे वाली अक्ष यही तो बता रही है। तो ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, आप भूल जाते हो, गड़बड़ कर देते हो, बी ये है, एफ ये है, आई ये है, ऐसे गड़बड़ कर देते हो, सीक्वेंस बदल जाता है। इसमें सीक्वेंस का बहुत बड़ा खेल है। एफ ये है, आई ये है, बी ये होगा, ये एफ हो सकता है, ये आई हो सकता है, ये बी हो सकता है। ध्यान रखिएगा सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा, आई के बाद बी, बी के बाद में एफ, फिर आई, फिर बी, इस तरह से ये सीक्वेंस फॉलो करना है। यानी एक एफ, एफ के बाद आई, आई के बाद बी। अब यहां एफ बोल सकते हो आप, यहां एफ बोलोगे तो ये आई, ये बी हो जाएगा। तो अंगुलियां कैसे भी बताए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ऐसे मैंने क्या ले लिया है, विद्युत धारा की दिशा ये, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये, तो ये किसकी दिशा को बताएगा? बल की दिशा को बताएगा। अब देखिए आपके सामने ये रहा तार, इसमें विद्युत धारा की दिशा ये, अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये, तो ये किसकी दिशा को निरूपित करेगा? बल की दिशा को। समझ रहे हो आप? इस तरह से हम फ्लेमिंग से अपने को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल लगता है बच्चों के लिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। अंगुलियां करते रहते हैं पर इसका उनके पास उत्तर नहीं आता है, हमेशा घूमते फिरते रहते हैं। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप तो ऐसे समझ लेना ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा कि ये नियम होता क्या है, पर इसको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अप्लाई करोगे तो आपके सारे जो इसमें टॉपिक्स है ना उसको कवर करने की कोशिश करो, गलत हो जाएंगे बच्चों। तो इसलिए आप इसको अप्लाई मत करो। अप्लाई किसको करो? दाहिने हाथ को नियम, सबसे बेस्ट मैं कह रहा हूं, प्रयोग करके देखा हुआ मैंने, शायद ही कोई ऐसा टॉपिक है जहां पर इसकी मदद आप नहीं ले सकते हो। इसकी मदद से आपके लगभग समस्याएं दूर हो जाएंगी। यानी आप हमेशा दाहिने हाथ के अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में रखना,
और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता दे। यदि आपको चुंबकीय क्षेत्र वाली दिशा नहीं पता करना, बताओ ये वाला पता करना है, इसमें भी दाहिने हाथ का नियम। पहला क्या करना, इसको अंगूठा अपने आप दिशा बतलाएगा। यहाँ 3 सदिश है तो भी काम बढ़ जाएगा। जैसे मैंने पहले एल सदिश की तरफ यानी विद्युत धारा की तरफ क्या रख दिया, इन अंगुलियों को रख दिया। अब आगे वाला सदिश, ये हथेली उधर होनी चाहिए, इधर आगे सदिश मिलता है। आगे सदिश कौन सा मिल रहा है, बी। देखो मैंने अंगुलियां इधर विद्युत धारा की दिशा में रखी, आगे कौन है, बी। ऐसे घुमाया ना, ये अंगूठा किधर जा रहा है, बल की दिशा में जा रहा है। समझ गए आप? और प्रयोग करेंगे तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। और इसी पर आधारित हम ये कुंडली जो है इसके एक्स पे भी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत बार रिपीट किया गया है, एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है। आप इस प्लेटफॉर्म पे आए और आपने इस वीडियो को देखा, सराहा, आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।